बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर समाअत है और इस समाअत में तलब किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को या फिर उन वकला को जो अपनी पार्टी का माइंड लेकर आए, और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में अंदर की कहानी क्या है, असुरी तौर पर बात क्या हुई, इस पर भी हम तफसील से आज बात करेंगे। और बात करेंगे कि अदालत बहरान को हल करने जा रही है या फिर इस बहरान को मजीद संगीन और मजीद शदीद से शदीद तर करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर आज हमने तफसील से बातचीत करनी है, तफसील से डिस्कस करना है, और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप जो है वो मेरा आखिरी तक साथ दें। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट का जो बिहेवियर था या जो कंडक्ट था वो अपने आप में एक माना खेज था। यानी सुप्रीम कोर्ट या जो 3 रुकनी बेंच बैठा था उसको ये भी ख्याल नहीं था कि हम जो तीनों जजेस बैठे हैं, हम तीनों जजेस वो हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में संगीन इल्जामात पर मुश्तमिल जो है वो दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। और तीसरी बात यह है कि आप किसी के इश्क में इस हद तक भी आगे न जाएं कि आपके पास वापसी का भी रास्ता ना बचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गुज़िश्ता रोज ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट की, और जैसे ही जो है वो समाअत शुरू हुई तो जज साहिबान जो है वो अटॉर्नी जनरल पर इस तरह चढ़ दौड़े कि जैसे सारा कसूर ही उनका हो और असेंबलियां ही अटॉर्नी जनरल ने तोड़ी हों, और जो मुफादात थे उन असेंबलियों की तहलील से वो अटॉर्नी जनरल के ही थे। और एक हैरानकुन बात ये कही गई कि 27 मार्च से जो है वो इस केस की समाअत शुरू हुई है और हमें मैथमेटिक्स में उलझा के रखा गया है, क्या आइन बालादस्त नहीं है? तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर समाअत 27 मार्च से शुरू हुई है तो उस वक्त आपके बेंच की साइज क्या थी? अगर आपके बेंच की साइज 9 थी तो फिर 7 पे कैसे आई? उस 7 के वजूहात क्या थे? अगर आप इतने ही दयानतदार, सादिक, अमीन और आप इतने ही जो है वो अच्छे और सच्चे हैं और आप पाकिस्तान के एक मजलूम अवाम को इंसाफ दिलाने चले हैं, तो जरा अवाम के सामने ये भी तो खोल के बता दें। एक बार थोड़ा सा दिल बड़ा करें। एक बार क्या होता है? आजम नजीर तारा ने भी तो जो उन्होंने मुंह काला किया था वो सब बता दिया ना, कि जनरल बाजवा ने हमसे मुंह काला करवाया और हमने किया, और वो जो 2 जूनियर जजेस हैं आज इसी हुकूमत के हलक में हड्डी बन के फंस गए हैं। तो कभी कभी किसी के दबाव में आकर किए जाने वाले गलत फैसलों के नताइज बड़े संगीन निकलते हैं। जस्टिस मुनीर, जिस तरह गुज़िश्ता रोज जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी मिसाल दी, और तारीख ऐसे लातादाद जजेस से भरी हुई है। पाकिस्तान का कौन सा चीफ जस्टिस है जिसको हम कह सकते हैं कि ये गैर मुतनाज़े था? तमाम जजेस ने कई तनाज़ात को जन्म दिया। तो आप भी थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा जिगर बड़ा करें और खोल के बता तो दें कि आपके जजेस की साइज रिड्यूस क्यों हुई, और जिन जिन जजेस की रिड्यूस जिन जजेस को इस बेंच से माइनस किया गया, 2 ने तो जो है वो खुद रिक्यूज किया, उनको छोड़ दें। बाकी जजेस जो यहां से गए उनको भी तो आप कंसीडर करें। वो गए नहीं थे, उनको निकाला गया था। तो क्यों निकाला गया था? उनके जो नोट्स थे तो वो इस तरह के नोट्स लिखने पर मजबूर क्यों हुए? आखिर क्यों जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी जो है वो खुफिया समातें हुई? क्यों चाय के कप पे पाकिस्तान के की तकदीर के फैसले अपनी मर्जी से खुद किए गए? भाई ये चीफ जस्टिस साहब मैं ये आपको दे रहा हूं। अच्छा जी, ये चीफ जस्टिस अपना उमर अता बंदयाल साहब, ये आपने करना है। उमर अता बंदयाल साहब कहते हैं चीफ जस्टिस साहब ये मैंने कर दिया है, अब ओके है। ये क्या तरीका है? ये भी बताएं कि आपने क्या किया, ये भी बताएं। बेंच रिड्यूस क्यों हुआ, ये भी बताएं, और खुले दिल से बताएं कि फैसला 4-3 का है या 2-1 का है, या फिर जो है वो 3 जजेस का मुत्तफिका फैसला है।
आइन को रोंद के, आइन को मस्ख करके आप हक़ाइक़ से नजरें नहीं चुरा सकते। आप जब ये कहते हैं कि कल जब हम न रहें तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए, तो मिस्टर चीफ जस्टिस साहब, ये आपकी गलतफहमी है। जिस देश में लोगों को इंसाफ न मिले, जिस देश में लोग मर जाएं और मरने के बाद जो है वो अदालतें उनके केसेस के फैसले सुनाएं, और जो लोग मर जाएं तो उनकी जो दूसरी नस्ल है उनको अदालतें फैसले करके बताएं, ये फिर इंसाफ तो नहीं है, ये तो इंसाफ का कत्ल है। मतलब इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूं कि मोर देन 45,000 केसेस आर पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब थोड़ा सा तो अब दिल बड़ा करें। कोई मैकेनिज्म बनाया केसेस का जल्दी डिस्पोज ऑफ का? आपने कोई मैकेनिज्म बनाया? अगर आपको अख्तियारात की भूख नहीं है तो फिर 184(3) को क्यों आपने सीने से लगाया हुआ है? ईवान सदर और सुप्रीम कोर्ट क्यों इमरान खान के यूनिट और सेक्टर ऑफिस बने हुए हैं? क्यों आप सहूलतकारी का काम अंजाम दे रहे हैं? जरा बताएं अवाम को। फिर आप धमकियां देते हैं कि फंड्स फराहम न किए गए तो संगीन नताज निकल सकते हैं। संगीन नताज क्या निकलेंगे? पार्लियामेंट को घर भेज देंगे, वजीर आजम को नाअहल कर देंगे, काबीना को नाअहल कर देंगे। आपके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इतनी सारी शिकायत पड़ी हैं, अगर आप में इतनी ही दयानतदारी है, आप इतने ही इखलाकी, अगर आप इतने ही इखलाकी अक़दार के मालिक हैं, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ मामलात पड़े हैं, जब तक वो फाइनल नहीं होते तब तक आपको ये किसने इखलाकी हक दिया है कि आप बेंच में बैठे हैं? आपको किसने इखलाकी हक दिया है कि आप जो है इतने बड़े बड़े जो है वो मामलात के बेंचेस में बैठकर फैसले सुनाएं? 184(3) के हवाले से आपने जो एक मुतनाज़े 8 रुकनी बेंच बनाया, उसका क्या? और आपने हुक्म इम्तना भी दे दिया। और कल यानी आप मिली भगत देखें, गठजोड़ इसको कहते हैं। जनरल फैज, साकिब निसार और ये जो मौजूदा अपना सुप्रीम कोर्ट की रिजीम है, गठजोड़ देखें आप। एक तरफ कल ये आता है, दूसरी तरफ शाम को सदर जो है वो 184(3) की जो अपना जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 है, उसके हवाले से एक जो है वो नोट लिखकर वापस भेज देते हैं कि जी जैसा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो इसलिए मैं इसकी मंजूरी नहीं दे सकता। भाई ज़ेर इल्तवा है, लेकिन तुम प्रेसिडेंट हो, पर मैं तो भूल गया तुम तो प्रेसिडेंट ही नहीं हो। दांतों के कीड़े निकालने वाले आपके दिमाग में बहुत सारे कीड़े भर गए हैं। आप सिर्फ डेंटिस्ट हैं, आप पीटीआई के वर्कर हैं, आप इमरान खान के यूथिए हैं। इससे बढ़कर आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप आइन से बेखबर हैं। आप दांतों से कीड़े निकालने की जो बुक्स है ना, वो पढ़ा करें, ताकि जब यहां से जाएंगे ईवान सदर से तो आप अपनी दुकान चला सकें। आपके पास जो है जो इतने जो है कि आपको इतना भी अंदाजा नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हो भी जाता है तो भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर आपने दस्तखत नहीं किए तो जो है वो 20 तारीख को मेरे ख्याल में आज 20 है या कल 20 है, तो वो तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्ट बन चुका। उस एक्ट के बाद उस 8 रुकनी जो बेंच बना हुआ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या बनती है? तो बहरहाल जो है वो जिस तरह ये मामला चल रहे हैं, बिल्कुल इसमें इलेक्शन कमीशन ने सही कहा है कि मुल्क तेजी से अनार्की की तरफ जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको तेजी से अनार्की की तरफ फेंक रही है। और गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मौलाना फजल रहमान से उन्होंने मुलाकात की, उनको कायल करने की बहुत कोशिश की कि मुज़ाकरात में आप बैठें, लेकिन मैं मौलाना फजल रहमान के साथ हूँ। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ 200% सही है कि इस शख्स के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। जो शख्स मुल्क का दुश्मन हो, जो शख्स आइन का दुश्मन हो, जो शख्स जमहूरियत का दुश्मन हो, जो शख्स जमहूरी अक़दार का दुश्मन हो, जो शख्स सियासी अक़दार का दुश्मन हो, जो शख्स जमहूरी इदारों का दुश्मन हो, उस शख्स के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
جو شخص قانون ساز اداروں کو مذاق سمجھے اور کروڑوں لوگوں کے ووٹ کی توہین کر کے اور پارلیمان سے استعفیٰ دے کر باہر بیٹھ جائے، اور جو شخص اپنی انا کی تسکین کے لیے اسمبلیاں توڑ دے، اس شخص کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے اور ہونے بھی نہیں چاہیے۔ کیوں ہونے چاہیے؟ سپریم کورٹ جبرن مذاکرات کروا رہی ہے، سپریم کورٹ جبرن پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرو، اس کو ڈیٹ دو سپٹمبر سے پہلے کی، تاکہ میری ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ معاملات کلیئر ہو جائیں۔ یہ خواہشیں ہیں کہ ان کو 3 سال مزید چیف جسٹس رہنا ہے، اس لیے 184(3) کو چپک گئے ہیں۔ ایک نکلی چنگم آتا ہے نا، وہ کہیں چپک جائے تو بالوں کو چپک جائے تو بال کاٹنے پڑتے ہیں، تو یہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کی کرسی ہے اس کو یہ چپک گئے ہیں۔ اب یا تو کرسی اس کے ساتھ جائے گی، یا تو پھر کرسی کو توڑ کے اس کے ساتھ گھر بھیجنا پڑے گا۔ تو بہرحال جو ہے اپنا جو معاملات تھے وہ ناکام رہے، اور یہی جو میں نے بات کہی کہ عمران خان جس طرح کا شخص ہے اور جس طرح انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جس طرح بدتمیزی، بد تہذیبی اور بد کلامی کرتا رہا ہے، اور جس کو مولانا فضل الرحمان کیا آئی مائی سیلف، میں بھی اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں مانتا۔ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، پی ٹی آئی کو لاکھ کوششوں کے باوجود پولیٹیکل مین اسٹریم میں نہیں آ سکی، تو پھر ایسی پارٹی کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ جس کو اپوزیشن میں بیٹھنے میں شرم آتی ہو اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے آپ؟ کیوں کریں گے مذاکرات؟ نہیں کیے جانے چاہیے اس کے ساتھ مذاکرات۔ سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ وزیر اعظم کو ہٹا دے گی، دوسرا وزیر اعظم آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پارلیمان کو ہٹا سکتی ہے، ہٹا دے، بن جائے۔ پہلے ڈکٹیٹروں کی سہولت کر رہی ہے سپریم کورٹ، اب خود ڈکٹیٹر بن جائے۔ کون سا ڈکٹیٹر پاکستان کی تاریخ میں ایسا آیا ہے جس کو سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ اس پر جو ہے اپنی مہر ثبت نہیں کی، اس کو لیگلائز نہیں کیا؟ کون سا ڈکٹیٹر ایسا آیا ہے جس کے کہنے پر سپریم کورٹ نے آئین کو پھاڑ کے پھینک دیا اور LFO اور PCO جیسے قوانین پر جا کے حلف اٹھائے؟ اور آج بات کرتے ہیں آئین کی، آج بات کرتے ہیں جو ہے وہ سپریمیسی کی۔ سپریم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، سپریم پارلیمان ہے، پارلیمان نے آئین کو پیدا کیا، آئین کی کوکھ سے آپ پیدا ہوئے، اور اسی آئین کے اندر آپ کی حدود اور قیود مقرر ہیں، آنکھیں کھولیں پڑھیں۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو زرداری کو صاف انکار کر دیا کہ جی ہم عمران خان سے مذاکرات نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو کیے جانے چاہیے۔ تو بہرحال میں آپ کو جاتے جاتے یہ چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ اس میں PDM کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پارلیمانی اتحادی جماعتوں کا ہے، کیونکہ PDM پاکستان پیپلز پارٹی ANP MQM یہ PDM کا حصہ نہیں ہے، تو یہ پارلیمانی اتحاد ہے۔ یہ تو پارلیمانی اتحاد کا انہوں نے کہا کہ جس کو چاہے جائے مذاکرات کریں، ہم اس شخص کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے، اور ایسے گندے اور بدبودار شخص سے مذاکرات کیے بھی نہیں جانے چاہیے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال آج سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کہ جو کون سی جماعتیں آتی ہیں اور کون سی جماعتیں سرنگوں کرتی ہیں، اور کون سی جماعتیں سپریم کورٹ کے جو ہے وہ متنازع بینچ کے ساتھ متنازع ججز کے متنازع چیف جسٹس کے سامنے اپنا موقف رکھتی ہیں، اور مطلب اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرتی ہیں جو خود کنٹروورشل ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اٹارنی جنرل پر کہ کل اس کے منہ میں زبان نہیں تھی یا زبان پہ چھالے تھے، وہ کہتا نا کہ پہلے ان 4 ججز کو بلاؤ، بینچ 3 کا نہیں ہے، بینچ 7 رکنی ہے، 4 ججز کو بلاؤ، ان 4 ججز کے نوٹس کو پہلے سامنے رکھو، اس کے بعد آپ فیصلہ کرو۔ تو اس لیے یہاں پر جو ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل ہونا چاہیے تھا وہ عرفان قادر صاحب جیسا ہونا چاہیے تھا، جس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ہمت ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔